हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है कहानी का प्लॉट और इस चैप्टर के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण पाठ का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, सभी क्वेश्चनों का आंसर कराने वाला हूं। जिसमें कि पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, प्रश्न 1 कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। ठीक ना। लेखक शिवपूजन सहाय कहते हैं कि कहानी लिखने की प्रतिभा मुझ में नहीं है और यह कहानी जो है, कौन सा कहानी, तो ये कहानी का प्लॉट ये लेखक के सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ कहानी में से एक कहानी है, कहानी का प्लॉट। तो लेखक शिवपूजन सहाय एक महान कहानीकार हैं। ठीक ना। कोई ऐसे ये इक्का दुक्का कहानीकार नहीं है, बल्कि ये एक महान कहानीकार हैं। कौन? शिवपूजन सहाय। श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी अपने को श्रेष्ठ नहीं अपितु तुच्छ ही समझता है। यहाँ कहा गया जो आदमी बड़ा होते हैं, ठीक ना, जो आदमी दिल से बड़ा होते हैं वो अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं समझते, बल्कि छोटा ही समझते हैं, अपने आप को तुच्छ समझते हैं। वह जिसकी कहानी का वर्णन करना चाहता है उसमें नारी की मार्मिक स्थिति का वर्णन है। ठीक है नारी की, महिला की स्थिति का वर्णन है। कहानीकार मानता है कि इस तरह के कहानीकार को कला मर्मज्ञ होना चाहिए, जबकि कहानीकार को अपने कलाविद भी नहीं मानता, क्योंकि प्लॉट तैयार करना या विचार व्यक्त करना ही उसकी सफलता है। अहंकार व्यक्ति कदापि सफल नहीं हो सकता। जिसके मन में अहंकार आ गया वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, कभी भी वो कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकता है। कहा भी गया है कि लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। अर्थात यदि लेखक अपने को योग्य प्रतिभा लिखने वाला मानता तो कहानी जितना सफल है उतना नहीं हो पाता। ठीक ना। जितना ज़्यादा कहानी सफल है उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाता और शायद इतना ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। ये था पहला क्वेश्चन। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि लेखक ने भगजोगनी ही नाम क्यों रखा। ठीक ना। कुछ और नाम भी तो रखा जा सकता था, लेकिन लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। तो लेखक शिवपूजन सहाय आंचलिक कहानीकार हैं। कैसे कहानीकार हैं? आंचलिक कहानीकार हैं। देहाती गांव का ही चित्रण करना चाहते थे। ठीक ना। शिवपूजन सहाय सोचे कि इसमें हम लोग देहाती गांव का चित्रण करेंगे। किसका चित्रण करेंगे? देहाती गांव का। वे नारी की स्थिति का वर्णन करना चाहते थे, जिसका पिता मुंशी जी दयनीय अवस्था के कारण अल्प उम्र की पुत्री का विवाह धनाभाव के कारण 42 वर्षीय के साथ कर देते हैं। ठीक ना। इसके पिता जो मुंशी जी हैं, इसके पास कुछ नहीं था, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था, जिसके कारण अपने नाबालिग बेटी का विवाह 42 साल के युवक से कर देता है, जिसका पति शीघ्र ही मर जाता है। ठीक ना। 42 साल का युवक शीघ्र ही मर जाता है और सौतेला बेटा के साथ पत्नी के रूप में रहने के लिए विवश हो जाती है। उसका जो सौतेला बेटा है, बाद में वही सौतेला बेटा उसका पति बनता है। किसका? भगजोगनी का। जीवन भगजोगनी की तरह व्यतीत करती है, जिसके कारण भगजोगनी ही नाम रखा। ठीक ना। वो जीवन अपना जो है एक भगजोगनी के भांति व्यतीत करती है, इसलिए लेखक ने भगजोगनी ही नाम चुना। अगला क्वेश्चन है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। कौन थे? पुलिस दरोगा थे। ठीक है। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। उस समय अंग्रेजी की जानकारी सरल नहीं थी, अतः उर्दू जानने वाले भी पुलिस दरोगा के पद पर नियुक्त हो जाते थे। जो उर्दू जानता था उसको भी पुलिस दरोगा बना दिया जाता था। ठीक ना। तो अंग्रेजी उतना विख्यात नहीं था। दरोगा की आमदनी वकीलों से भी अधिक होती है। दरोगा की आमदनी वकील से भी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? क्वेश्चन नंबर 4, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? तो दरोगा जी के समीप एक घोड़ी थी जो 7 रुपये की थी। तो दरोगा जी को घोड़ी था, उस घोड़ी की कीमत कितनी थी? 7 रुपये थी। तुर्की घोड़ी से कम नहीं था। ठीक ना। बड़े बड़े अफसर चाहते थे कि दरोगा जी उस घोड़ी को देकर खुश करे, जिससे उसकी तरक्की हो, परंतु उस घोड़ी को दरोगा जी ने किसी को नहीं दिया। परिणाम स्वरूप उसकी तरक्की रुकी रह गई। बड़ा बड़ा अफसर उस घोड़ी का मांग किए कि हमको घोड़ा दे दो, हमको ये घोड़ी दे दो, लेकिन दरोगा जी किसी को भी वो घोड़ी नहीं दिए। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी जी अपने भाई से कैसे उड़ीन हुए। ठीक है ना। मुंशी जी अपने भाई से कैसे
उड़ीन हुए। दरोगा जी मरने के बाद एकमात्र घोड़ी छोड़ कर गए थे। दरोगा जी जब मर गए तो वो एक अपना घोड़ी वही छोड़ के गए थे। मुंशी जी उस घोड़ी को एक अंग्रेजी अफसर को भारी रकम में बेचकर धूमधाम से श्राद्ध कर्म करके ब्राह्मण को संतुष्ट किए। इस प्रकार मुंशी जी क्या किए, अपने बड़े भाई से उड़ीन हुए। मुंशी जी अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर बैठे थे। जब वो डेथ कर गए, ठीक ना, तो उसकी घोड़ी बची थी। उस घोड़ी को किसी बड़े अफसर के हाथों बेचकर उसका श्राद्ध कर्म कराया गया और ये उस ऋण से उड़ीन हो गए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दरोगा की कमाई और फूस का तापन दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा था। ये कहानी में ये आया हुआ है लाइन कि दरोगा की कमाई और फूस का तापना दोनों ही एक बराबर है। तो उत्तर, दरोगा की कमाई जिंदगी में ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि बिना परिश्रम की होती है और उसे खर्च करने में संकोच नहीं होता है। तो दरोगा की कमाई में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, आदमी को टानते रहो, ठीक ना, तो खर्च भी उतना ही जल्दी हो जाता है। दरोगा जी भी अपनी ज़िंदगी में संपूर्ण कमाई खा गए। जिस फूस का कोई महत्व नहीं, ताप कर नष्ट करने में गम नहीं होता, क्योंकि परिश्रम एवं खर्च नहीं करना पड़ता है, ठीक ना। जब हम लोग फूस का तापन तापते हैं तो जैसे तापते हैं वैसे क्या हो जाता है, तुरंत ही वो खत्म हो जाता है, ठीक ना। वही काम होता है वहाँ दरोगा में। कमाया और अपने जीवन में ये सब कुछ क्या कर दिया, गवा दिया, खर्च कर दिया। इसलिए लेखक ने कहा कि दरोगा की कमाई और फूस का तापन दोनों एक बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। लेखक शिवपूजन साहब जब भगजोगनी को प्रथम बार देखे तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये जैसे भगजोगनी को पहली बार देखे तो इसके मन में जो विचार आया, जो भाव आया, ये आश्चर्यचकित हो गए। एक और अनोखी सुंदरता तो दूसरी ओर दर्दनाक गरीबी। लेखनी भगजोगनी देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उसकी टक्कर का, उसके जोड़ का पूरे गांव समाज में दूसरी कोई नहीं थी। वो गरीब भी इतना ज़्यादा थी कि उसके जैसा दूसरा कोई गरीब नहीं था। उनका दिल कांप जाता है। लेखक स्वीकार करता है कि राजमहलों के ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव का वर्णन सरल है, ठीक ना। कि मतलब बोला कि बड़े बड़े बिल्डिंगों का, बड़े बड़े राजमहलों का व्याख्यान करना सरल आसान है, परंतु भाषा में गरीबी का ठीक ठीक चित्रण करना सरल नहीं है, ठीक ना। यदि किसी की गरीबी को हम लोग शब्दों में बयां करें तो वो शब्दों में बयां करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गरीबी वो दर्दनाक, वो भयावह, वो दर्द है जिससे हम लोग शब्दों में या वाक्यों में बयां नहीं कर सकते हैं। किसी को बता कर जब हम अपने गरीबी का दुख कम नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े राजमहलों का, बिल्डिंगों का, राजा महाराजाओं का खुशी बताया जा सकता है शब्दों में, लेकिन गरीबी का बयां किसी शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मेरी लेखनी में उतना जोर नहीं है कि मैं इस गरीबी के भयावह चित्र को वर्णन कर सकूं। अगला क्वेश्चन है कि भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। भगजोगनी सुंदर बहुत थी, लेकिन उसका सौंदर्य नहीं खिल सका, क्यों, ठीक ना। तो भगजोगनी गरीबी की चक्की में पीस कर बड़ी हुई थी। मतलब भगजोगनी बहुत गरीब थी, वह दाने दाने को तरसती थी, एक एक खाने के दाने के लिए वो तरसती थी। सिर पर एक चुल्लू अलसी का तेल भी नसीब नहीं होता था। इतनी गरीब थी कि लगाने के लिए तेल तक नसीब नहीं होता था। महीने में एक दिन अन्न के दाने मिल पाते थे। अच्छा से भरपेट खाना समझिए खाए हुए महीनों लग जाते थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य कैसे खिल पाता। अर्थात इस अवस्था में भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिल पाया। अगला क्वेश्चन है, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। मुंशी जी क्यों चाहते थे कि हम फांसी लगाकर मर जाएं, ठीक ना, हम फांसी लगाकर मर जाएं। तो मुंशी जी की गरीबी अमीरी सुख के बाद आई थी, ठीक ना। मुंशी जी जो गरीब हुए थे, वो ऐसा नहीं कि वो शुरू से गरीब ही थे, पहले वो अमीर थे। अमीरी के बाद उसके हाथ गरीबी आई थी। वे अपनी बेटी भगजोगनी की दयनीयता पर आत्म अनुभूति से भर आ जाते थे। जब वो बेटी को देखते थे कि कैसे वो खाने के लिए तरसती है, एक चुल्लू तेल भर के तरसती है, तो बेचारा बहुत ही भावुक हो जाते थे। वे लेखक से वार्तालाप के क्रम में, जब लेखक से मुंशी जी बात किए तो उस क्रम में, ठीक ना, दिन भर भगजोगनी दूसरे के खाने के समय पहुंचने पर लोग भगा देते हैं। ये सब बात बोले कि भगजोगनी जो है लोगों के घर उसके खाने के समय जाती है और लोग उसे भगा देते हैं। इसके पास कुछ लेने के लिए वस्त्र भी नहीं है, जो हाथ में मिलता वही ले पाती। लोग जितना जो भीख देते हैं दान में, हाथ के चुल्लू भर में जितना आ पाता है वो उतना ही लेती है।
अपने आंचल में, अपने दुपट्टे में लेने के लिए वस्त्र भी, कपड़ा भी नहीं है। इतना ही नहीं, जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो धीमी आवाज़ में मुंशी जी से कहती है, पिताजी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। यह सुनकर मुंशी जी को ऐसा लगता है कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊं, लेकिन इस बेचारी की गरीबी को ना देख सकूं। अगला क्वेश्चन है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका सौतेला बेटा है। इस घटना से समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? तो उपर्युक्त कथन समाज में यह बतलाना चाहती है कि गरीबी मनुष्य का सबसे बड़ा कोड़ है, ठीक ना। यानी गरीबी मनुष्य का सबसे बड़ा कोड़ है, सबसे बड़ा दुश्मन है। यह अनेक बुराइयों की जन्मदाता है। यदि मनुष्य कोई बुरा काम, घटिया से घटिया काम यदि करता है तो गरीबी की वजह से। इसी के कारण भगजोगनी का विवाह एक बूढ़ा से हो जाता है, यानी कि एक जो है आधे उम्र के व्यक्ति से हो जाता है, जो कि 42 साल का रहता है। भूख से दबी हुई युवा अवस्था सुख पाकर विकसित होता है, परंतु पति की मृत्यु हो जाती है। भगजोगनी कभी भरपेट खाना नहीं खाई थी। वहाँ वो युवक से विवाह तो होता है, वहाँ सुख से तो रहती है, लेकिन पति आधे उम्र का होता है। जब तक भगजोगनी उस उम्र की होती है, पति का देहांत हो जाता है। वह विवश होकर अपने सौतेले बेटे को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करती है, क्योंकि यदि ऐसा वह नहीं करती तो समाज में वो अकेली रह जाती, क्योंकि उसके पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं थे। वह नारी की व्यवस्था थी, दहेज प्रथा का कलंक था। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो सारांश अक्सर नहीं पूछा जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब आशय स्पष्ट करें, यानी कि अर्थ बताना है। तो क्वेश्चन है क नंबर, जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरखती थी, अब वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। तो इस अर्थ का क्या मतलब हुआ? तो आंसर लिखेंगे। इस टाइप का जब भी बोले आशय स्पष्ट करें तो ये जरूर लिखिए कि वो पंक्ति किस पाठ के से लिया गया, ठीक ना। तो प्रस्तुत पंक्ति शिवपूजन सहाय रचित कहानी का प्लॉट से उद्धत है, ठीक ना। ये जो पंक्ति लिया गया है शिवपूजन सहाय के कहानी के प्लॉट से लिया गया है। लेखक कहते हैं कि दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी खूब ऐशमौज किया करते थे, बहुत ऐशमौज किए। मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। एक शाम 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा ले जाते थे। नथुनी उतारने में दरोगा जी की बड़े भैया थे, ठीक ना। इतना खर्च करते थे कि खर्च करने में समझिए दरोगा यानी अपने बड़े भाई के भी बड़े भाई थे, यानी दरोगा जी के भी बड़े भाई थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था, किंतु जब वहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। भगजोगनी दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई, चिलम के साथ साथ चूल्हा भी बंद हो गया, ठीक ना। अगला दिया गया क्वेश्चन, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है, ठीक ना। कहने का मतलब हुआ यदि कोई व्यक्ति अमीरी से गुजरा है, अमीरी से गुजरने के बाद यदि उसका पूरा बचपन जवानी अमीरी से गुजरा और जब वो आधे उम्र के हुए तो ऐसा गरीबी आ गया कि खाने को मुमताज हो गया, दाने दाने को मुमताज हो गया, वो जो गरीबी होता है वो और भी ज़्यादा भयावह होता है, और भी अधिक दुख देने वाला होता है। वही दिया यहाँ पे, अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी और भी ज़्यादा जहरीली होती है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति शिवपूजन सहाय द्वारा रचित कहानी के प्लॉट से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कहानीकार समाज में व्याप्त कुरीतियों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। हमारे समाज में व्यक्ति जब ऊंचे ओहदे पर होता है तो उसकी कमाई अच्छी होती है, जब बड़े बड़े पद पे होते हैं तो उनकी कमाई बहुत ही अच्छी होती है और वे खूब मौज मस्ती करते हैं। भविष्य के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं, वो भविष्य के लिए नहीं कुछ भी नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जैसा समय हमारा अभी है आगे भविष्य में भी ऐसा ही समय रहेगा। परंतु जब किसी आपदा के कारण उसकी आर्थिक स्थिति डवाडोल हो जाती है तो बाकी जीवन नरक या जहर के समान हो जाता है। कहानी में दरोगा जी के जमाने में उनके भाई मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे, गांजे में बढ़िया बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। एक जून में यानी एक महीने में 32 बटेर 14 चपातियाँ उड़ा ले जाते थे। हर साल एक नया जलसा हुआ करता था, बहुत मौज मस्ती करते थे, ठीक ना। जलसा हुआ करता था, किंतु जब बहिया बह गई तो चारों ओर
उजाड़ नजर आने लगा। ठीक ना। दरोगा जी के दिन बटोरे का शोरबा सुरखती थी, अब वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सपेटने लगी। जो 56 प्रकार का भोजन खाते थे उसको अब मटर का सत्तू भी नसीब नहीं होने लगा। चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चमने 2-4 चने चबाकर दिन काटने लगे। कहने का आशय यह है कि जब आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो खूब मौज मस्ती किए और आगे भविष्य के प्रति सचेत नहीं रहे, परंतु जब अमीरी सालती गई, इसलिए लेखक कहते हैं सचमुच अमीरी की कब्र पर जो गरीबी पनपता है वो बहुत ही जहरीली होता है। अगर यह पार्ट्स के आसपास का प्रश्न है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब ये भाषा की बात यानी कि व्याकरण सेक्शन। तो पहला है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बारूद की पुड़िया होना, इसका मतलब होता है बहुत तेज होना, बहुत तेज होना। इससे एक वाक्य बनाएंगे कि उनकी घोड़ी थी महज 7 रुपये की मगर कान काटती थी, तुर्की घोड़ों का कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। अगला है निबुआ नोन चाटना, इसका मतलब होता है ठेंगा दिखाना। तो इससे वाक्य बनेगा बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए मगर दरोगा जी ने सबको निबुआ नोन चटा दिया, मतलब ठेंगा दिखा दिया। अगला है घी के दिए जलाना, मतलब खूब खुशी मनाना। इससे वाक्य बनाएंगे मनमोहन अपने पिता के संग लोकसभा आयोग में चयनित हो जाने पर घी के दिए जला रहा है। अगला है सुबह का चिराग होना, मतलब मर जाना। तो मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, सब सुबह के चिराग हो गए, मतलब मुंशी जी के 4-5 बेटे थे लेकिन सब मर गए। अगला है 5 उंगलियां घी में होना, इसका क्या अर्थ है? अच्छा समय होना। इसका क्या मतलब होता है? अच्छा समय होना। जब 5 उंगलियां घी में हो तब खाने वाला कोई ना था, मतलब जब समय अच्छा था तब खाने वाला कोई ना था। अगला कलेजा कांपना, इसका मतलब होता है डर जाना। उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर कलेजा कांप उठा, मतलब मैं डर गया। अगला है बाट जोहना। ठीक ना। मोहन का बाट जोहने से कोई लाभ नहीं क्योंकि वह कब का दिल्ली चला गया है। कब का वो कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। अगला दांत दिखाना, दांत दिखाना मतलब समर्पण करना। प्रमोद ने दीपू के सामने दांत दिखाए। अगला छाती पर पत्थर रखना। तो छोटे भाई ने बड़े भाई की छाती पर पत्थर रखकर संपत्ति का बंटवारा कर दिया। संपत्ति क्या क्या बंटवारा कर दिया। अगला है टन बोल जाना, टन बोल जाना, टन बोल जाना। इसका हो जाएगा बेटी को ब्याह कर मुंशी जी टन बोल गए, मतलब मर गए। ठीक ना। कलेजा टुक हो जाना, तुम्हारा हाल सुनकर मेरा कलेजा टुक टुक हो गया, मतलब कि बहुत ही दुखी हो गया। ग्रामर का दूसरा क्वेश्चन है अब बुढ़ापे की लाठी और जितने मुंह उतनी बातें कहावतें का वाक्य में प्रयोग करें। तो बुढ़ापे की लाठी, इससे वाक्य बनेगा हर पुत्र अपने पिता के बुढ़ापे की लाठी होती है, मतलब पिता का सहारा होता है। जितने मुंह उतनी बातें, उसकी शादी ना होते देखकर जितने मुंह उतनी बातें कहे जाने लगी, मतलब लोग तरह तरह के बातें करने लगे। और तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। साधारण, इसका उल्टा बनेगा असाधारण। अमीरी गरीबी, कृत्रिम प्राकृतिक, सुंदर असुंदर, कर्कश मधुर, संतोष असंतोष। निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखें। जैसे घोड़ा, इसको अश्व भी कहते हैं। चिड़िया खग, गृह घर, फूल पुष्प, तीर बाण। भाषा और इमारतें शब्दों का वचन लिखिए। तो भाषा से बनेगा भाषाएं, इमारत से बनेगा इमारतें। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।